Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 8 The Limitation Act 1963। ये लास्ट मॉड्यूल है CPC का, तो क्विकली देखते हैं सिनॉप्सिस। द रूल ऑफ लिमिटेशन लॉ, बार ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 3, प्रिस्क्राइब पीरियड एंड शेड्यूल। शेड्यूल में सारे दिया है कि कितना टाइम लिमिट है किस एक्ट के लिए, कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, स्पेशल पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर द गवर्नमेंट, एप्लीकेशन टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, extension of period, court closed for sufficient cause, legal disability, no bar in suits against trustees, computation of period of limitation, exclusion of time, effect of death, the defendant being out of India, fraud and mistake, effect of acknowledgement in writing and payment on account of date, adverse possession, acquisition of ownership by possession. So let's get started. ये काफ़ी छोटा एक्ट है, the Limitation Act 1963। ऑब्वियसली सेक्शन 1 बोलता है एक्ट का नाम, द लिमिटेशन एक्ट 1963। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1964। इतना ठीक है। अब ये एक्ट का लॉन्ग टाइटल है, इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ, सब एक साथ लाता है और अमेंड करता है द लॉ फॉर द लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स एंड फॉर पर्पस कनेक्टेड देयरविथ। तो मेनली यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात की गई है। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 2 सब सेक्शन जे में डिफाइन किया गया है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब किया जाता है फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल। उस शेड्यूल में एक पीरियड प्रिस्क्राइब्ड रहेगा एंड देन विद इन दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन हमको वो सूट फाइल करना पड़ता है या वो अपील फाइल करना पड़ता है। एंड प्रिस्क्राइब पीरियड, अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, विच मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। जो एक्ट में जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है दैट इज जो प्रिस्क्राइब पीरियड, एंड वही हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन हो जाता है। ये एक्ट सबसे पहले 1859 में आया था, लिमिटेशन एक्ट 1859। फिर उसके बाद आया लिमिटेशन एक्ट 1963 which was enacted on 5th of October 1963 and then it came into force on 1st January 1964, जो हमने यहाँ भी देखा for consolidating and amending the legal principles relating to limitation of suits and other legal proceedings, जो कि लॉन्ग टाइटल है इस एक्ट का। तो अब हम देखते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बार ऑफ लिमिटेशन। इसमें क्या बोला है, इसका सबसेक्शन 1 बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन सेक्शन 4 to 24। मतलब ये प्रोविजंस को सब्जेक्ट टू, मतलब ये तो रहेंगे ही। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, मतलब जितने भी सूट इंस्टीट्यूट होते हैं या अपील्स होते हैं या कोई एप्लीकेशन होता है आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड, तो जो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब पीरियड है इस एक्ट के शेड्यूल में, उसके बाद अगर वो होते हैं तो दे शैल बी डिसमिस्ड, उसको डिसमिस किया जाएगा ऑल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस। तो सबसे पहले क्या बोला है कि अगर टाइम फ्रेम के बाद तुम कर रहे हो तो फिर इट शैल बी डिसमिस्ड। इस एक्ट के लिए अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड, कब हम मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूटेड है? अगर ऑर्डिनरी केस है तो जब प्लेंट प्रेजेंट किया जाता है प्रॉपर ऑफिसर को तब हम मानेंगे कि सूट इज इंस्टीट्यूटेड। इन द केस ऑफ अ पॉपर, पॉपर मतलब इंडिजेंट पर्सन जो हम बोलते हैं ना, पुअर पर्सन, उस केस में जब एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड, तो जब वो एप्लीकेशन बनाया जाता है तब, या इन केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी, अगर कोई कंपनी है जो वाउंड अप होने वाली, जिसका वाइंडिंग अप चल रहा है और उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है, तो जब वो क्लेमेंट पहली बार अपना क्लेम सेंड करता है टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, तब ये तीनों केसेस में वो सिचुएशन जब अकर होती है तब हम मानेंगे कि उस टाइम से अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड। अगर कोई क्लेम है बाय ऑफ सेट ऑफ क्लेम है या काउंटर क्लेम है तो हम उसको सेपरेट सूट मानते हैं एंड इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड। तो अब वो जो क्लेम है, जो सेट ऑफ क्लेम है, जो काउंटर क्लेम है, हमने उसको सेपरेट सूट मान लिया और अब हम उसको इंस्टीट्यूटेड कब मानेंगे? अगर सेट ऑफ क्लेम है तो सेम डेट एज द सूट इन विच सेट ऑफ इज प्लीडेड, तो जब सेट ऑफ प्लीड किया गया तब। और अगर काउंटर क्लेम है तो जिस दिन काउंटर क्लेम कोर्ट के सामने बनाया गया उस दिन, तो उस दिन हम मानेंगे कि द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। An application by notice of motion in a high court is made when the application is presented to the proper officer of that court। और एप्लीकेशन के केस में जब एप्लीकेशन प्रेजेंट किया जाता है टू द प्रॉपर ऑफिसर इन द कोर्ट, तब हम मानेंगे कि वो एप्लीकेशन प्रेजेंट किया गया है। तो बेसिकली टाइम लिमिट थी कि कब से तुमको वो पीरियड स्टार्ट करना है, काउंटिंग कब से स्टार्ट करनी है।
एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। फॉर एग्जाम्पल, आज तुम समझो तुमको प्रिस्क्राइब पीरियड है 3 years और आज तुम्हारे 3 years ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 25th of December एंड तुम्हारे 3 years कंप्लीट होते हैं, पर इस दिन कोर्ट तो बंद है, तो फिर उस दिन को आखिरी दिन माना जाएगा जिस दिन से कोर्ट रीओपन होगा या जिस दिन से नॉर्मल वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो जाएंगे कोर्ट के। सो दिस वाज सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 5 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस में जहाँ पे सफिशिएंट कॉज है, इफ देयर इज अ सफिशिएंट कॉज, अगर एप्लीकेंट सेटिस्फाई कर पा रहा है कोर्ट को दैट देयर इज अ सफिशिएंट कॉज कि हमने प्रिस्क्राइब पीरियड में नहीं सूट इंस्टीट्यूट किया या अपील फाइल किया, तो देन इन दैट केस एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड मिलता है। सो उसके लिए ज़रूरी क्या है? सफिशिएंट कॉज। सेक्शन 6 लीगल डिसेबिलिटी। जब किसी पर्सन ने सूट इंस्टीट्यूट किया है या कोई एप्लीकेशन दिया है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एट द सेम टाइम फ्रॉम विच द प्रिस्क्राइब पीरियड इज टू बी रेकर्न, वो पर्सन उस टाइम पे अगर माइनर है, इंसान है, मतलब पागल है या इडियट है, ही मे इंस्टीट्यूट द सूट और मेक द एप्लीकेशन विद इन द सेम पीरियड आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड। तो जो प्रिस्क्राइब पीरियड है ना, वो कब स्टार्ट होता है? जब उसकी डिसेबिलिटी सीज हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल माइनर है, तो जब वो मेजर हो जाता है फिर तब से वो 3 साल का पीरियड काउंट होता है। तो तब से वो जब डिसेबिलिटी सीज हो जाती है तब से जो टाइम स्पेसिफाइड है इन द 3rd कॉलम ऑफ द शेड्यूल, वहाँ से हम वो काउंट करेंगे। अगर 2 डिसेबिलिटी है तो where such person at the time from which the prescribed period is to be reckoned affected by 2 such disabilities, तो then or where before his disability has ceased he is affected by another disability, या तो फिर एक disability थी वो ख़त्म होने के पहले दूसरी आ गई, तो वो कब कर सकता है? जब दोनों disability cease हो जाती है ना, तब से वो टाइम लिमिट कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जब दोनों डिसेबिलिटी हो गई उसकी ख़त्म, तब वहाँ से 3 years का टाइम लिमिट है, या जो भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड है इन 3rd कॉलम ऑफ द शेड्यूल। अगर जो डिसेबिलिटी है वो इंसान के मरने तक कंटिन्यू होती है अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस पर्सन की डेथ के बाद से वो टाइम कंसीडर करेगा या उतना टाइम उसको अलाउ किया जाएगा। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन इफ ही इज अफेक्टेड बाय एनी डिसेबिलिटी, तो फिर हम सबसेक्शन 1 और 2 फॉलो करेंगे। मतलब फिर से जब डिसेबिलिटी सीज हो जाती है उसके बाद से टाइम पीरियड कंटिन्यू होगा। When a person under disability dies after the disability ceases but within the period allowed to him under this section, अगर कोई पर्सन है डिसेबिलिटी सीज हो गई, स्टॉप हो गई एंड देन ही डाइज आफ्टर दैट, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट कर सकता है कि इसको या अपील फाइल कर सकता है कितने पीरियड में? जितना पीरियड अब रिमेनिंग है आफ्टर इज डेथ। तो ऑलरेडी अगर 1 साल यूटिलाइज हो चुका है तो फिर अब 2 साल के लिए उतना टाइम वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। अब यहाँ पे जो माइनर का डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स अ चाइल्ड इन द वोम। ठीक है। सेक्शन 9 है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। एक बार अगर टाइम स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल पहले कोई डिसेबिलिटी थी तब तक टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, बट अब डिसेबिलिटी स्टॉप हो चुकी है, सीज हो चुकी है एंड टाइम स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसके बाद वो टाइम स्टॉप नहीं होता, इट कंटिन्यूसली रन्स। फिर उसके बाद कोई भी डिसेबिलिटी, कोई भी इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और टू मेक एप्लीकेशन कैन नॉट स्टॉप द रनिंग टाइम, provided that where letter of administrator to the estate of a creditor have been granted to the debtor, the running of the period of limitation for a suit to recover the debt shall be suspended while the administration continues। तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज क्रेडिटर और डेटर के केस में, जब स्पेशल उन्होंने टाइम की मांग की है फॉर रिकवरिंग द डेट, तो फिर उस केस में सस्पेंशन मिल जाता है, मतलब टाइम फ्रेम स्टॉप की जा सकती है। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अब कौन से पीरियड को एक्सक्लूड किया जाता है? जब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट या अपील या एप्लीकेशन देख रहे हैं, तो जिस दिन वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ था या जिस दिन तुम वो अपील दे रहे हो या एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहे हो, उस दिन को इंक्लूड नहीं करते, इट शैल बी एक्सक्लूडेड। अब अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम कंप्यूट कर रहे हैं फॉर एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और रिविजन और रिव्यू ऑफ जजमेंट, तो जिस भी दिन हम ये बोल रहे हैं कि हमको रिव्यू करवाना है, रिवीजन करवाना है, या हम कॉपी ऑफ डिक्री ऑब्टेन करना चाहते हैं, या फिर देयर इज अ सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम और साउट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यू, तो उस दिन को एक्सक्लूड किया जाता है।
फिर जिस भी दिन डिग्री या ऑर्डर को रिवाइज करना है, रिव्यू करना है, या तुमने ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया है फॉर लीव टू अपील फ्रॉम अ डिक्री और ऑर्डर, तो द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ जजमेंट शैल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड। तो नॉर्मली अपील या रिव्यू या रिवीजन के केस में हम कॉपी ऑफ जजमेंट अटैच करते हैं, तो जितना टाइम वो कॉपी ऑब्टेन करने में लग गया है उतना टाइम एक्सक्लूड किया जाता है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, फॉर एग्जाम्पल अभी एक एप्लीकेशन दिया है एक अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए, तो जब तक तुमको वो कॉपी ऑफ अवार्ड नहीं मिल जाता तब तक का टाइम एक्सक्लूड किया जाता है इन कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड। मतलब फिर उतना टाइम एक्सक्लूड करके उसके बाद के पीरियड को हम कंसिडर करेंगे। एक्सप्लेनेशन दिया है इन कंप्यूटिंग द टाइम, अगर हम कॉपी ऑफ डिक्री या ऑर्डर या कोई जजमेंट का कॉपी अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं तो उस दिन तक जब तक वो ऑब्टेन नहीं हो जाता तब तक का टाइम एक्सक्लूड किया जाता है। सेक्शन 16 इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू सू। अगर कोई पर्सन अगर वो जिंदा होते एंड इफ ही हैज़ अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन डाइज बिफोर द राइट अक्रूज, मतलब वो राइट अक्रूव होने के पहले, राइट टू इंस्टीट्यूट अ केस या राइट टू मेक अ एप्लीकेशन, अगर वो राइट अक्रूव होने के पहले ही वो पर्सन अगर शांत हो जाते, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर उस केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास वो राइट चला जाएगा, राइट। तो फिर पीरियड ऑफ कंप्यूटेशन विल बी फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग अ सूट। फॉर एग्जांपल अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव माइनर है तो फिर जब वो मेजर हो जाएगा फिर वहां से वो टाइम लिमिट कंसीडर किया जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट ये है वेर अ पर्सन अगेंस्ट हुम, अब यहाँ पे तो ये पर्सन खुद इंस्टीट्यूट कर रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई सूट फाइल होता है या फिर कोई एप्लीकेशन होता है अगेंस्ट हिम एंड बिफोर दैट राइट अक्रूव्स वो पर्सन डाई हो जाता है, तो फिर उस केस में द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज अगेंस्ट हुम द प्लेंटिफ में इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक सच एप्लीकेशन। मतलब जब तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल नहीं हो जाता उसके बाद से वो टाइम कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम प्लेंटिफ थे, मतलब जो पर्सन की डेथ हुई वो, और यहाँ पे वो डिफेंडेंट है या रिस्पोंडेंट है। दोनों केस में अगर राइट अक्रू होने के पहले ही वो पर्सन मर जाता है तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब तक केपेबल नहीं होता तब तक टाइम लिमिट कंसीडर या टाइम लिमिट स्टार्ट नहीं होगा। तो सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 का कुछ भी अप्लाई नहीं होता है टू सूट टू एनफोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन और टू सूट फॉर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ हेरिडिटरी ऑफिस। तो ये दो सिचुएशन में जहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या प्रीएम्पशन है तो वहाँ पे सबसेक्शन 1 और 2 अप्लाई नहीं होता है। सेक्शन 17 इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। किसी केस में in the case of any suit या application for which a period of limitation is prescribed by the act, यानी कि शेड्यूल में थर्ड कॉलम में, suit और application is based upon the fraud of the defendant or respondent or his agent। तो जो सूट है या एप्लीकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन फ्रॉड, डिफेंडेंट ने किसी फ्रॉड किया है उस बेसिस पे, या रिस्पोंडेंट ने कोई फ्रॉड किया या उसके एजेंट ने, या द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय द फ्रॉड ऑफ एनी सच पर्सन एज अफोर्सेड, या उन्होंने नॉलेज या टाइटल किसके पास है ये छुपाया है, कंसील किया है बाय फ्रॉड, या द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ मिस्टेक, या सूट या एप्लीकेशन किसी रिलीफ के लिए है कि उनके अगेंस्ट कोई मिस्टेक हुआ है या फ्रॉड हुआ है, या फिर वेर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैव बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड। मतलब सारे सिचुएशन में हमको क्या समझ रहा है, या तो कुछ फ्रॉड किया है रिस्पोंडेंट ने या डिफेंडेंट ने या उनके एजेंट ने, या उन्होंने कुछ तो मिस्टेक किया है उसके वजह से हमारा जो प्लेंटिफ है उसका कुछ नुकसान हुआ है, या उन्होंने जानबूझ के कुछ चीज़ें छुपाई है, फ्रॉड किया है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब तक बिगिन नहीं होगा, जब तक टू रन अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज़ डिस्कवर्ड द फ्रॉड और द मिस्टेक। मतलब जब तक वो प्लेंटिफ को पता नहीं चल जाता कि उसके अगेंस्ट कोई फ्रॉड हुआ है या कोई मिस्टेक हुआ है विथ रीजनेबल डिलीजेंस, तब तक वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता। बट एक बार अगर उसको पता चल जाए कि उसके अगेंस्ट कुछ फ्रॉड हुआ था तो फिर वहाँ से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो केस फाइल करो या नहीं करो दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग।
और अगर कंसील्ड डॉक्यूमेंट है तो जब तक उसको वो कंसील्ड डॉक्यूमेंट मिल नहीं जाता तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होता है। प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक प्रोवाइडेड दैट है, प्रोविजो है, दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और एनफोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी विच, अगर फ्रॉड के केस में है तो if the property has been purchased for value consideration by a person who was not a party to the fraud and did not at the time of purchase know or have reason to believe that any fraud has been committed। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जो पर्सन ने वो प्रॉपर्टी परचेज किया उसको फ्रॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, या अगर मिस्टेक है तो मिस्टेक के केस में जो पर्सन ने वो परचेज किया है अगेन उसको कोई जानकारी नहीं थी कि इसके अगेंस्ट कोई मिस्टेक है, या अगर कोई कंसील्ड डॉक्यूमेंट है और फिर से वो प्रॉपर्टी को का जो वो डॉक्यूमेंट है वो छुपाया गया है एंड दैट पर्सन वाज नॉट नोइंग इट, तो फिर उस केस में ये इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक का जो टाइम लिमिट वाला प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 2, वेयर अ जजमेंट डेटर हैज बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, किसी जजमेंट डेटर ने फ्रॉड से या फोर्स से एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को स्टॉप किया है, मतलब डिक्री ऑर्डर पास हो गया था, अब जजमेंट डेटर है और वो फ्रॉड कर रहा है कि वो डिक्री एग्जीक्यूट ना हो विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट क्रेडिटर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो कोर्ट वहाँ पे पीरियड एक्सटेंड कर देगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर, मतलब जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उससे ज़्यादा का लिमिट देगा। Provided that application is made within 1 year from the date of discovery of fraud or cessation of force as the case may be। पर तुमको कितने दिन में एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ फोर्स के वजह से जजमेंट डेटर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो क्रेडिटर को 1 साल के अंदर ये नोटिस देना पड़ेगा किसको कोर्ट को, ऑन द डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड या सीजेशन ऑफ फोर्स। तो वो एप्लीकेशन देने के बाद फिर कोर्ट तुमको वो एक्सटेंशन ग्रांट करेगा। Section 18, effect of acknowledgement in writing, where before the expiration of the prescribed period for a suit or application in respect of any property or right, an acknowledgement of liability in respect of such property or right have been made in writing signed by the party। तो हम यहाँ पे क्या बोला है, पीरियड एक्सपायर होने के पहले अगर कोई एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी है और अगर वो साइन किया गया है बाय पार्टी से अगेंस्ट हुम सच प्रॉपर्टी और राइट इज क्लेम्ड, मतलब रिस्पोंडेंट या डिफेंडेंट, तो फिर उस केस में अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट व्हेन द एक्नॉलेजमेंट वाज सो साइंड। तो जब एक्नॉलेजमेंट साइन हुआ वहाँ से फ्रेश पीरियड हम कंसीडर करेंगे। अगर जो एक्नॉलेजमेंट है वो अनडेटेड है तो फिर ओरल एविडेंस में बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइंड बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ओरल एविडेंस के प्रोविजंस हमें वहाँ पे चेक करने पड़ेंगे। इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी, अगर कोई पेमेंट है ऑन अकाउंट ऑफ डेट दैट इज लोन और इंटरेस्ट ऑन अ लेगेसी इज मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड बाय द पर्सन लाइबल टू पे द डेट और लेगेसी और इज एजेंट, जो पर्सन लाइबल है टू पे द लोन या इंटरेस्ट ऑफ लेगेसी या उसका एजेंट, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड। फ्रेश पीरियड कंप्यूट होगा फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट हैज़ बीन मेड, तो जिस दिन से पेमेंट हो रहा है वहाँ से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंसीडर होगा। और ये जो नीचे का पॉइंट है दैट इज नॉट रिलेवेंट। सेक्शन 25, एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब ईजमेंट क्या होता है, किसी के पास राइट है किसी दूसरे पर्सन का प्रॉपर्टी यूज करने का, दैट इज ईजमेंट। तो जब किसी पर्सन को एक्सेस मिलता है टू यूज द लाइट और एयर ऑफ एनी बिल्डिंग विच हैव बीन peaceably enjoyed therewith as an easement वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है and as of right without interruption and for 20 years यूज कर रहा है, and where any way or water course or the use of any water or any other easement have been peaceably and openly enjoyed by any such person claiming title thereto as an easement and as of right without interruption for 20 years, the right to such access and use of light or air, way, water course, use of water or any the easement shall be absolute and indefensible। वो 20 साल से अगर कर रहा है तो फिर that right will be considered as indefensible या it shall be considered as absolute।
Each of the said period of 20 years shall be taken to be a period ending with 2 years next before the institution of suit wherein the claim to which such period relates to is contested. और वही अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, तो वहाँ पे 20 ईयर्स की जगह वो वर्ड रहेगा 30 ईयर्स। तो ये एक प्रोविजन था रिलेटिंग टू एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा लिमिटेशन एक्ट 1963। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्ट। इसी के साथ हमारा लास्ट मॉड्यूल ऑफ सीपीसी ख़त्म होता है। हमने देखा कि कब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है, क्या उसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, फिर लीगल डिसेबिलिटी के केस में क्या, माइनर मेजर के केस में क्या, इडियोटिक पर्सन के केस में क्या, कैसे पीरियड कंप्यूट होता है, फ्रॉड मिस्टेक के केस में क्या, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो क्या, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के प्रोविजंस। सो हमने सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर किया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।